हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइज एक और मजेदार वीडियो के साथ हम लोग आ गए हैं। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है सीओडी एंड बीओडी। ठीक है, क्या है सीओडी? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है गाइज, तो पहला टॉपिक हमारा सीओडी। समझ लेते हैं क्या है एग्जैक्टली सीओडी, क्या है डेफिनेशन, क्या है उसका प्रिंसिपल्स, क्या है किस कैसे एक्चुअली रिएक्शंस होते हैं सीओडी में। दैट विल गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, एग्जैक्टली प्रोसीजर क्या है ऑफ सीओडी, दैट आल्सो विल गोइंग टू सी ओवर हियर। आई थिंक सो 2 to 3 टाइम्स ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, सो विल गो विथ इट ओनली। चलो देखो क्या है, what is COD? This is simply the amount of oxygen required. ठीक है, क्या है? amount of oxygen required by the organic matter in a sample of water for its oxidation. क्या है COD? COD is simply the amount of oxygen required for what? For the oxidation of an organic sample, correct? By strong oxidizing agent. By strong oxidizing agent is known as biochemical oxygen demand. ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली बायोकेमिकल लिख दिया है मैंने, दैट इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड शुड बी देयर। ओके, चेंज कर लेता हूँ इसको। या दैट इज नोन एज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और दैट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? सीओडी। अंडरस्टूड? क्या है फिर वो? सिंपली यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोसेस में क्या होता है गाइस? सिंपली ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ अ ऑर्गेनिक सैंपल विच प्रेजेंट इन द वाटर, राइट? और वो किससे होगा? बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, by using what? Oxidizing agent. So see again the definition. ठीक है, definition one more time देख लेते हैं। See what is given, that is amount of oxygen required by the organic matter in a sample of water for its oxidation, for its oxidation by strong oxidizing agent। क्योंकि ऑक्सीडेशन होना है गाइस, तो फिर ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन किससे मिलेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। यहाँ पे K2Cr2O7 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, K2Cr2O7 का केमिकल नेम क्या है? पोटेशियम क्रोमेट। अंडरस्टूड? पोटेशियम डाइक्रोमेट इनफैक्ट। ठीक है, K2Cr2O7, K2CrO4 इज अ पोटेशियम क्रोमेट। सो पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज होता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अंडरस्टूड? सो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिक सैंपल or organic matter in a sample of water for its oxidation by strong oxidizing agent, that is known as chemical oxygen demand. Understood? चलो definition तो हो गया, आगे बढ़ता है फिर next one, that is what is actually the principle of this determination of a COD। exactly किस तरह से ये COD find out करता है, that we'll see over here। ठीक है, उसको अच्छे से समझ लेते हैं कि हाउ व्हाट इज एक्चुअली द प्रिंसिपल ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड ओनली। अंडरस्टूड? ओके, देखो प्रिंसिपल क्या है। जनरली अ नोन वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल, ऑर्गेनिक सैंपल लिया जाएगा ऑफ अ नोन वॉल्यूम, एंड दैट इज गोइंग टू बी रिफ्लक्स्ड विथ एक्सेस ऑफ K2Cr2O7। गाइज रिफ्लक्स करना यानी क्या करना, ये एक्चुअली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। समझ लेना कि रिफ्लक्स करना मतलब क्या। जनरली ये मेथड बच्चों क्या होता है, यहाँ पे सैंपल, ऑर्गेनिक सैंपल लेंगे, ठीक है, उसके साथ मिक्स कर लेंगे एक्सेस ऑफ K2Cr2O7, बराबर है, नॉन वॉल्यूम एक्चुअली ले लेंगे, एंड देन वो राउंड बॉटम फ्लास्क में एक एक्चुअली एक ऐसा फ्लास्क आता है इस तरह का, दैट इज कॉल्ड राउंड बॉटम फ्लास्क, जिसको इसको बॉटम राउंड होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ राउंड बॉटम फ्लास्क ओनली। ठीक है, oh sorry, the complete is cleared actually, so undo कर लेता हूँ, या आई गॉट इट अगेन। या चलो एक काम करते हैं, या सो दिस वे, ओके, राउंड बॉटम फ्लास्क, बराबर है, ये बड़ा सा फ्लास्क रहता है, एंड देन इसमें फिर ये ऑर्गेनिक सैंपल यहाँ पे रखा होगा। अंडरस्टूड? दैट इज ऑर्गेनिक सैंपल रखेंगे और उसमें फिर यहाँ से वाटर कंडेंसर इसमें अटैच कर देंगे। एक ऐसी ट्यूब होती है, इस तरह से, एक उसको इनलेट, एक ये आउटलेट। अंडरस्टूड? सो ये एक सिंपली यू कैन से द डिस्टिलेशन प्रोसेस, या फिर इस तरह से अगर नहीं रखा तो वाटर कंडेंसर ऊपर ही रखा जाएगा, ओवर हियर ओनली। हाँ, यहीं पे कंडेंसर रख देंगे, वाटर कंडेंसर, और इस तरह से जहाँ पे यू नो
सीधा सीधा रख देंगे एंड देन सिंपली उसको ये रिएक्शन सिस्टम को हीट करेंगे। यहाँ पे मैं ये से आई एम नॉट हैविंग अ स्पेस बट कंसिडर करो कि यहाँ पे बर्नर है, ट्राइपोड स्टैंड पे रख दिया है और उसको हीट कर लेंगे इस सब्सटेंस को। सो दिस प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ रिफ्लक्शन या फिर रिफ्लक्स करना। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? सो रिफ्लक्स करेंगे विद द एक्सेस ऑफ K2Cr2O7 क्या? ऑर्गेनिक सैंपल। अंडरस्टूड? ऑर्गेनिक सैंपल को रिफ्लक्स करेंगे। ओके, ऑर्गेनिक सैंपल को रिफ्लक्स कर दिया। चलो उसके बाद फिर क्या होगा? that reflux is actually takes place in presence of in 50% of H2SO4 solution। 50% H2SO4 solution कैसे बनाते हैं गाइस? समझ लो मुझे 2 ml H2SO4 50% H2SO4 बनाना है, तो फिर 1 ml वाटर लूंगा एंड 1 ml कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। जितना ml वाटर लेंगे उतना ही ml कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, या फिर जितना ml कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 उतना ही ml वाटर ऐड करना है। इक्वल क्वांटिटी ऑफ अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड वाटर मिक्स कर लेंगे, दैट विल बी द 50% H2SO4, राइट? तो 50% H2SO4 में, अंडरस्टूड? ओके, और इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटालिस्ट लाइक AgSO4, Ag2SO4 एंड HgSO4, सिल्वर सल्फेट एंड मर्क्यूरिक सल्फेट। अंडरस्टूड? तो ये दोनों एज अ कैटालिस्ट वर्क होंगे। क्लियर? ओके, तो क्या होगा? नोन वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिक सैंपल, करेक्ट, उसको रिफ्लक्स किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एक्सेस ऑफ K2Cr2O7 with 50% H2SO4 solution in presence of a catalyst HgSO4 as well as Ag2SO4, राइट? उसके बाद फिर क्या होगा? वॉट एवर द रिफ्लक्स करने के बाद कंप्लीट रिफ्लक्स हो गया, ठीक है, सैंपल रिफ्लक्स हो गया, एक पर्टिकुलर टाइम जोन के लिए हम लोग रख देंगे उसको। गाइस थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया था तो इंटरप्शन था, चलो कंटिन्यू करते हैं इसको। सो ये जो K2Cr2O7 है, वॉट एवर रिफ्लक्स होने के बाद द अमाउंट ऑफ K2Cr2O7 बचेगा, राइट? वो K2Cr2O7 which is present in the organic, you know that oxidize the organic sample, जो है फॉर्म करेगा CO2 एंड H2O। अंडरस्टूड? जो K2Cr2O7 पहले ऑक्सीडाइज कर लेगा एक्चुअली ऑर्गेनिक सैंपल को, किसमें? CO2 में एंड H2O में, बिकॉज ऑर्गेनिक सैंपल में कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, तो उसका ऑक्सीडेशन होकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होकर H2O फॉर्म करेगा। सी द रिएक्शन टेकिंग प्लेस ओवर हियर। CHYOZ ये एक ऑर्गेनिक सैंपल है, नोट कर लो, ये एक ऑर्गेनिक सैंपल है, करेक्ट? चलो ये ऑर्गेनिक सैंपल ऑक्सीडाइज हो रहा है विद द वाटर। ओके, ऑक्सीडाइज हो रहा है किससे? सॉरी वाटर से नहीं, ऑक्सीजन से। X + Y/4 - Z/2 number of or moles of oxygen is used for the oxidation of that organic sample only। क्या फॉर्म हो रहा है? दो कंपोनेंट CO2 एंड H2O, X मोल्स ऑफ CO2, Y/2 मोल्स ऑफ H2O फॉर्म हो रहा है, बराबर? अब यहां पे देखो गाइस, एक चीज तो है कि ऑर्गेनिक सैंपल को रिफ्लेक्स कर दिया विद द K2Cr2O7 with 50% H2SO4 solution in presence of a catalyst Ag2SO4 and HgSO4, बराबर है? K2Cr2O7 ने क्या किया? ऑर्गेनिक सैंपल को ऑक्सीडाइज करके CO2 और H2O में कन्वर्ट कर लिया, बट जो एक्सेस ऑफ K2Cr2O7 हमने जो यूज किया था, बराबर है, उसमें से कुछ बचा भी होगा। अंडरस्टूड? सो द अनरिएक्टेड K2Cr2O7 ऑल्सो बी देयर, नो? अब अनरिएक्टेड K2Cr2O7 का क्या करेंगे हम लोग? सी ओवर हियर, जो भी अनरिएक्टेड K2Cr2O7 बचा है, ओके, जो भी बचेगा इन दैट रिएक्शन सिस्टम ओनली, दैट विल गोइंग टू टाइट्रेट विद द स्टैंडर्ड FAS सॉल्यूशन। बच्चों FAS का फुल फॉर्म क्या है? फेरस अमोनियम सल्फेट। F स्टैंड फॉर फेरस, A यानी अमोनियम, S यानी क्या गाइस? सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आल्सो नोन टू बी अ डबल सॉल्ट एक्चुअली। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट? चलो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ फेरस अमोनियम सल्फेट का। FeSO4 NH4 twice SO4 6H2O। Okay, this is the formula of ferrous ammonium sulfate। FeSO4 NH4 twice SO4 6H2O, ferrous ammonium sulfate। ठीक है, तो जो भी अनरिएक्टेड K2Cr2O7 है वो टाइट्रेट करेंगे विद स्टैंडर्ड फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन। फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन का ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन पता होगा, सो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करेंगे जो भी बचा हुआ है बाय यूजिंग द स्पेसिफिक इंडिकेटर दैट इज कॉल्ड फेरोइन इंडिकेटर, बराबर है? एंड पॉइंट क्या होगा गाइस? एंड पॉइंट देख लो तो टाइट्रेशन में कलर किस तरह से चेंज होगा? ब्लू टू वाइन रेड, ठीक है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन विल टर्न इनटू वाइन रेड। सो अनरिएक्टेड K2Cr2O7 है, उसको ट्रीट किया जाएगा विद द नोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट, अंडरस्टूड, दैट इज FAS सॉल्यूशन।
and in presence of a ferroin as an indicator, right? एंड पॉइंट होगा ब्लू टू वाइन रेड. नाउ रिएक्शन कैसी होगी वहां पे देखो, K2Cr2O7 है, वहां पे होगा क्या, डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 माइनस आइंस कंबाइन विथ 14H प्लस आइंस. एक्चुअली ये पर्टिकुलर टाइट्रेशन जो है गाइज, ये रेडॉक्स टाइट्रेशन है. टाइट्रेशन के डिफरेंट टाइप्स आते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन. दिस इज वन ऑफ द रेडॉक्स टाइट्रेशन एक्चुअली, राइट. रेडॉक्स टाइट्रेशन है यहाँ पे, जहां पे फेरस अमोनियम सल्फेट और K2Cr2O7 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फेरस अमोनियम सल्फेट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. अंडरस्टूड. ये शायद आपने 12th स्टैंडर्ड में भी प्रैक्टिकल किया होगा. बेसिकली मोर सॉल्ट भी बोलते हैं उसको, फेरस अमोनियम सल्फेट को मोर सॉल्ट. ओके चलो, तो यहाँ पे रेडॉक्स टाइट्रेशन है, जो कोई स्पेसिस एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा. सो हियर K2Cr2O7 प्लस 14H प्लस आइंस एक्सेप्ट करेगा 6 इलेक्ट्रॉन, फॉर्म्स 2Cr3 प्लस आइंस एंड 7H2O. ठीक है, ये फॉर्म कर लिया. अब जो 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं वो डोनेट तो कोई करेगा, कौन करेगा डोनेट, तो Fe2 प्लस आइंस. Fe2 प्लस आइंस डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म्स Fe3 प्लस आइंस, फेरस आइंस कन्वर्टेड इनटू फेरिक आयन ओवर हियर, मल्टीप्लाइड बाय 6 क्यों किया, टू बैलेंस द इक्वेशन ओनली. तो ओवरऑल फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कैंसिल कर लेंगे दिस वे. तो हमारा Cr2O7 2 minus ions plus 14H plus ions plus 6 Fe2 plus ions forms 2 Cr3 plus ions plus 6 Fe2 plus ions. Fe2 plus नहीं है actually, it is Fe3 plus है. Just I'm correcting this one. Yeah. Sorry. Yeah, Fe3 plus 7H2O. Plus 7H2. So this is the overall reaction taking place for the titration of unreacted K2Cr2O7 with standard solution of ferrous ammonium sulfate. Now, yeah, what is the significance of this one? Significance of COD. Okay, COD का significance क्या है? First of all, it help in designing the water treatment plant. Understood? Water treatment plant को डिजाइन करने के लिए उसका यूज किया जाएगा. That is one thing. And the second significant is it help in deciding the disposal of domestic effluent यानी guys say impurities you can say. Okay, so जो whatever domestic impurities है, effluent है, which present in the various type of water streams only. Okay, उसको ये करने के लिए, डिसाइड करने के लिए, फिर डिस्पोज करने के लिए उसका हेल्प किया जाएगा, हेल्प होता है एक्चुअली. सो these are the two, this COD is used in two various ways actually, in designing the water plant and in deciding the disposal of a domestic waste. Understood? So this is all about the COD. Now we'll go for the next method, that is BOD, that is called biochemical oxygen demand. क्या है exactly biochemical oxygen demand? See over here, biochemical oxygen demand, it is a measure of amount of oxygen required. Again यहाँ पे भी ऑक्सीजन ही मेजर करना है एक्चुअली, जितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, किसके लिए, फॉर द biological oxidation of organic matter. Understood? It is a measure of amount of oxygen required for what? For the biological oxidation of organic matter under aerobic condition. Okay, at specific temperature, that is 20 degrees Celsius, and for a specific time, that is 5 days के लिए यूज किया जाएगा. अंडरस्टूड? तो एरोबिक कंडीशन में एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड फॉर 5 days ऑक्सीडेशन होगा ऑफ द ऑर्गेनिक सैंपल बाय सप्लाइंग द ऑक्सीजन ओवर हियर. सिंपली रिएक्शन यहाँ पे होगी, दैट इज ऑर्गेनिक मैटर treated with oxygen in presence of microorganism के presence में होगा वो reaction. Definitely organic matter will convert into CO2 and H2O. CO2 एंड H2 के में वो कन्वर्ट किया जाएगा. अंडरस्टूड? अब देखो ये ऑर्गेनिक मैटर है, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू फॉर्म CO2 एंड H2O. दिस इज कॉल्ड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जहाँ पे देयर इज अ यूज ऑफ अ दिस वन microorganism. Understood? That is the reason why it is known to be biochemical oxygen demand only. Now here significance क्या है? What is the main advantage of this particular method? BOD के advantages क्या है? देखो, higher the BOD of a sample, higher the amount of a decomposable organic matter. BOD की magnitude ज़्यादा, इसका मतलब क्या, हायर द अमाउंट ऑफ अ डिस्पोजेबल ऑर्गेनिक मैटर. अंडरस्टूड? डिस्पोजेबल ऑर्गेनिक मैटर है इन द सैंपल एंड दैट एक्चुअली गिव्स द हायर पोल्यूशन ऑफ द सैंपल. ओके, दैट गिव्स एन आइडिया अबाउट द हायर पोल्यूशन ऑफ द सैंपल. बीओडी की वैल्यू हाई, हायर द अमाउंट ऑफ अ डिस्पोजेबल ऑर्गेनिक मैटर, दैट विल गिव्स द आइडिया ऑफ अ हायर पोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिक सैंपल. और ओके, अब ये इसके लिए बीओडी क्या करेगा? So BOD gives an idea about the extent of pollution. ठीक है, it gives an idea about extent of pollution. कितना pollution हो सकता है at a
at any time in the sewage sample that can be identified with the help of a BOT. Extent of idea this one pollution for the organic sample can be done with the help of BOD. And like second one it help in controlling pollution as well. pollution control करने के लिए भी उसका यूज किया जाएगा. अंडरस्टूड. तो ये दो मेजर एक्चुअली ये कहेंगे सिग्निफिकेंस है of this method that is called BOD only. So in this video we studied COD as well as BOD. I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कीजिएगा और वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा. तब तक नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर.